हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज से हम एक और नए क्लास की शुरुआत करेंगे और इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 12th के ऑल सिलेबस की तैयारी करेंगे और इसमें हम जितने भी लेसन वाइज सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स 5 से 6 महीने में आपका इंटरमीडिएट का एग्जाम आने वाला है, तो मैंने सोचा कि चलो बायोलॉजी के क्लास की शुरुआत कर दी, क्योंकि अक्सर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बायोलॉजी की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन देखिए, आपका पहला पार्ट है जीवों में जनन। जीवों में जनन का हम लोग पहले सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? हाँ तो स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो हम आइए उत्तर की ओर चलते हैं। तो आपका आंसर है, जीवों में जनन एक महत्वपूर्ण लक्षण है जिसके द्वारा जीवों की प्रकृति में उत्तरजीविता बनी रहती है तथा इससे जीवों की प्रजातियों की निरंतरता बनी रहती है। जनन से जीवों की संख्या में वृद्धि रहती है, अतः जनन जैव विकास में सहायक होता है। अंततः उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य है। तो समझिएगा, जनन जीवों के लिए अनिवार्य क्यों है, यानी कि जो आपका रिप्रोडक्शन है वो प्रत्येक जीव के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरत है इसकी। तो देखिए, जो जनन होता है वो सभी जीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है, एक अति महत्वपूर्ण लक्षण होता है। जनन की क्रिया के कारण ही जो जीव होते हैं वे प्रकृति में धरती पर अपनी उत्तरजीविता अर्थात अपना अस्तित्व को बनाए रखते हैं। अगर यह क्रिया न हो तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सभी जीव विलुप्त हो जाएंगे और प्रकृति में धरती पर कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए जनन की क्रिया महत्वपूर्ण है अपनी उत्तरजीविता यानी कि जीवों का अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए। और देखिए, जनन से जीवों की संख्या में वृद्धि होती है और इससे जैव विकास में काफ़ी मदद मिलती है। अतः उपरोक्त कारण से स्पष्ट है कि जीवों के लिए जनन बहुत आवश्यक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जनन क्या है, जनन कितने प्रकार का होता है? तो इसका आंसर है, जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति में वृद्धि करते हैं, तो उसे हम जनन कहते हैं। जन्म देने वाले जीव को जनक तथा उससे उत्पन्न जीव को संतति कहते हैं। तो देखिए समझिएगा कि जनन क्या है, यानी कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो आपका जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान किसी दूसरे जीव को उत्पत्ति करते हैं या उनकी जाति में वृद्धि करते हैं, तो वह क्रिया जो होती है वो आपकी जनन कहलाती है। और जनन की क्रिया में जिस जीव से कोई नया जीव बनता है, यानी कि जन्म देने वाले जीव को हम जनक कहेंगे, और जनक से उत्पन्न जो जीव बनेगा उसे हम संतति यानी कि संतान कहते हैं। अब देखिए, प्रत्येक जीव में जनन जो होते हैं वो प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। आपका पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, अलैंगिक जनन जो होता है वो एक कोशिक के जीवों में होता है और अलैंगिक जनन में है केवल एक ही जीव जनन की क्रिया में भाग लेते हैं और एक नई संतति की उत्पत्ति करते हैं। और लैंगिक जनन ये उच्च कोटि के बहुकोशिकीय जीवों एवं पादपों में होता है और इसमें जो है 2 जीव आपस में क्रिया करके युग्मनज का निर्माण करके निषेचन की क्रिया के पश्चात अपने समान जीव की उत्पत्ति करते हैं, तो आपका लैंगिक जनन में होता है। प्रकृति की, तो आप समझ गए कि लैंगिक जनन जो है कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब देखिए, अलैंगिक और लैंगिक के भी टाइप्स होते हैं, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे लिखा है, प्रकृति में जीवों की उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया अति महत्वपूर्ण है। सही बात है कि जनन की क्रिया अगर ना होगी तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रकृति में जितने भी जीव हैं एक समय में अंत हो जाएंगे, उनका विनाश हो जाएगा, तो फिर धरती पर बचेगा क्या? तो वही कह रहा है कि प्रकृति में जीवों की उत्तरजीविता यानी कि जीवों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया अति आवश्यक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आपका तीसरा क्वेश्चन है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों? हमने जान लिया कि जनन आपके 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अब कह रहा है कि इन दोनों विधियों में से कौन सी जनन की सबसे अच्छी विधि होती है। तो आइए हम आंसर देखते हैं। लिखा है, लैंगिक जनन को जनन की सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है क्योंकि लैंगिक जनन के दौरान जीनों अर्थात गुणसूत्रों की अदला बदली होती है जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में नए लक्षण विकसित होते हैं और इस जनन द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं वे अपने जनकों से भिन्न होते हैं।
अब देखिए लैंगिक जनन को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे सही जनन की विधि माना जाता है। अब क्यों माना जाता है वो देखते हैं। क्योंकि देखिए लैंगिक जनन में हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में दो जीव आपस में क्रिया करके एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो जब दो जीवों का आपस में आपका संयोग होता है तो उसके दौरान आपका जीनों अर्थात जो गुणसूत्र होते हैं उनमें स्थानांतरण होता है, यानी कि उनके आनुवांशिक गुणों में थोड़ा अदला बदली होती है, जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि एक वंश से दूसरे वंश में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जीव उत्पन्न होते हैं, जो नए जीव उत्पन्न होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ नए लक्षण, कुछ ना कुछ अच्छाई, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो उनके जनक से अलग होती हैं। और इस जनन द्वारा तो वही कह रहा है कि और इस जनन द्वारा जो जीव बनते हैं वो अपने जनक से भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न होते हैं भाई? क्योंकि उनमें आपका गुणसूत्र यानी कि आनुवांशिक विधियों का स्थानांतरण होता है आपस में, जिसके कारण जो जीव उत्पन्न होते हैं वे आपका अपने जनक से थोड़े भिन्न होते हैं। जबकि अलैंगिक जनन जो होता है उसमें जो जीव उत्पन्न होते हैं वह हूबहू अपने आपके जनक के समान होते हैं, लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। लैंगिक जनन को इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है क्योंकि इस विधि में जो संतति उत्पन्न होती है वे पीढ़ी दर पीढ़ी और सर्वश्रेष्ठ नए लक्षणों के साथ विकसित होती है, जो अपने जनक से काफ़ी भिन्न होती है। देखिए लैंगिक जनन द्वारा जीवों को जीवित रहने का अवसर अधिक होता है क्योंकि इस जनन से पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक भिन्नता विकसित होती है, जिससे जीव अधिक क्षमतावान होते हैं। देखिए वही कह रहा है कि लैंगिक जनन द्वारा जो संतति यानी कि जो जीव उत्पन्न होते हैं उनकी जीवन अवधि यानी कि उनके जो जीवित रहने का जो समय होता है या जीवित रहने का जो अवसर होता है वो अधिक होता है। वो अधिक होता है क्यों? क्योंकि जो भी देखिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब नए जीव बनेगा तो उसमें कुछ ना कुछ आनुवांशिक भिन्नता होगी, यानी कि उनमें गुणसूत्रों में कुछ ना कुछ अलग होगा, कुछ ना कुछ विभेद होगा, जिसके कारण उनमें नए लक्षण विकसित होंगे, उनमें कुछ ना कुछ अधिक खासियत उत्पन्न होगी, जिससे वे अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए अधिक क्षमतावान होंगे पुराने जीव से यानी कि अपने जनक से। तो उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि लैंगिक जनन ही जनन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। समझ गए? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? अब देखिए इसका आंसर हम देखते हैं। अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वो केवल अपने जनक के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। अतः यही कारण है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों को क्लोन कहते हैं। देखिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों को क्लोन क्यों कहा जाता है? क्लोन का अर्थ क्या होता है पहले समझिएगा। क्लोन क्या होता है? क्लोन क्या है? देखिए क्लोन का मीन्स ही होता है एक समान या हूबहू। तो वही कह रहा है कि अलैंगिक जनन के देखिए ऐसा क्यों होता है अलैंगिक जनन में? क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल एकल जीव ही भाग लेता है जनन की क्रिया में, तो जिसके तत्पश्चात ना उनमें आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होता है ना ही कोई फेरबदल होता है। तो जो जीव जिस जनक से उत्पत्ति होगी तो वो हूबहू उसी के समान होगा, क्योंकि इसमें किसी टाइप का स्थानांतरण हो ही नहीं रहा है और इसमें केवल एक ही जीव भाग ले रहा है। तो यही कारण है कि जो आपका जीव उत्पन्न होता है वो हूबहू अपना आकारिकी या आनुवांशिकी तौर पे पूरा अपने जनक के समान होता है, और यही कारण है कि हम अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों को क्लोन कहते हैं। क्लोन का अर्थ ही होता है आपका हूबहू या एक समान होना। समझ गए? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न होती है? देखिए हमने ये तो जान लिया कि जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक जनन। अब हम ये भी जान चुके हैं कि अलैंगिक जनन से जो संतति होती है वो कैसी होती है और लैंगिक जनन वाली संतति कैसी होती है। तब वह यहाँ पे कह रहा है कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति और लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति में क्या भिन्नता होती है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे होती हैं। तो हम समझते हैं। तो आपका आंसर है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिकी एवं आकारिकी रूप से अपने जनक के हूबहू समान होती है, अर्थात ये अपने जनक का क्लोन होते हैं। जबकि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव आनुवांशिक रूप से अपने जनक से भिन्न होते हैं।
देखिए, अलैंगिक जनन से जो जीव उत्पन्न होते हैं वह आनुवांशिक यानी कि वो हर तरीके से अपने जनक के समान होते हैं, चाहे वो आनुवांशिक रूप से हो या आकारिक रूप से हो, यानी कि बिल्कुल हूबहू अगर हम उनके जनक को देखें या उनको देखें और कोई फ़र्क नहीं दिखाई देता है, अर्थात वे अपने जनक के क्लोन होते हैं। जबकि यही हम बात कर ले लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव को, तो लैंगिक जनन द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं वो आनुवांशिक तौर पर उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता अपने जनक से पाई ही जाती है, यानी कि वे अपने जनक से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। अतः यही कारण है कि अलैंगिक जनन लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति से भिन्न होते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा संतति लैंगिक जनन द्वारा संतति के बिल्कुल विपरीत होती है, क्योंकि ये अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं अलैंगिक जनन वाले, और लैंगिक जनन वाले अपने जनक के विपरीत होते हैं। समझ गए? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें, यानी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या क्या अंतर है। तो हम देखते हैं, आपका है अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है। तो हम जानते हैं, देखिए जब भी अंतर को लिखते हैं तो वो हमेशा ऐसे लगते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करके, एक साइड जो अलैंगिक लिख दिए, दूसरी साइड लैंगिक लिख दिए। अब हम जानते हैं, आपका पहला है अलैंगिक जनन में केवल एकल जीव जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नर तथा मादा भाग लेते हैं जो निषेचन की क्रिया करते हैं। देखिए पहला अंतर क्या है कि अलैंगिक जनन में जो जनन की क्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेगा जो जनन की क्रिया पूर्ण करेगा, और जबकि लैंगिक जनन में दो जीव यानी नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं जिससे जनन की क्रिया पूर्ण होती है। अब हम जानते हैं दूसरा अंतर। आपका दूसरा है, इस विधि द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक के हूबहू समान होती है, यानी कि अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति होती है वो अपने जनक के बिल्कुल क्लोन होती है, यानी कि बिल्कुल उनकी ही जैसी दिखाई देती है। अब इसमें है, जबकि इस विधि द्वारा उत्पन्न जीव अपने जनक से भिन्न होते हैं। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो जीव होते हैं वो अपने जनक से भिन्न होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं। अब तीसरा अंतर है आपका, इस प्रकार का जनन निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है, यानी कि अलैंगिक जनन जो है वो सामान्यतः अकशेरुकी एक कोशिकीय जीवों में ही पाया जाता है, जबकि लैंगिक जनन जो है वो उच्च कोटि के पादपों तथा जंतुओं में पाया जाता है, यानी कि जो लैंगिक जनन की क्रिया है वो बहुकोशिकीय उच्च कोटि के जीवों में ही होती है। उच्च कोटि के पादप हो या जंतु हो उनमें आपकी लैंगिक जनन पाई जाती है, और एकल कोशिकीय निम्न कोटि वाले जीवों में अलैंगिक जनन पाया जाता है, और उच्च कोटि वाले पादप एवं जंतुओं में लैंगिक जनन पाया जाता है। समझ गए? अब आपका चौथा अंतर है, यह सरल एवं तीव्र गति से होने वाला जनन है, जबकि यह जटिल व धीमी गति से होने वाला जनन है। देखिए जो लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन जो होता है वो काफ़ी आसानी से और तेज़ी से हो जाता है, जबकि लैंगिक जनन जो होता है उसकी जो प्रक्रिया होती है काफ़ी जटिल होती है, जिसके कारण उसको पूर्ण होने में काफ़ी समय लग जाता है। अब आपका पांचवा अंतर है, इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन का अभाव होता है, यानी कि अलैंगिक जनन में देखिए अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जीव भाग लेगा, तो ना तो उसमें युग्मक का निर्माण होता है ना ही निषेचन की क्रिया होती है, वे सिर्फ विखंडन होकर अलैंगिक जनन में सिर्फ कोशिका का विभाजन होता है जिससे जीव की उत्पत्ति होती है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है और युग्मनज के पूर्ण विकसित होने के बाद ही निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है और एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। अब हम जानते हैं छठे अंतर के बारे में। तो आपका लास्ट है कि इसमें समसूत्री विभाजन होता है, जबकि इसमें अर्धसूत्री एवं समसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। देखिए अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि कोशिकाओं में जो विभाजन होगा वो समसूत्री होगा, और लैंगिक जनन में जो विभाजन होता है अर्धसूत्री एवं समसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन है। तो आपको आज ये मेरी बायो की पहली क्लास है, आपको कैसी लगी इसे ज़रूर बताइएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम बहुत करीब है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। इसलिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।